गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 के बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है और इसमें आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में रिमेनिंग पार्ट्स जो लेक्चर का हमारा बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग देखते हैं इन प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डाटा वर्सेज इन्फॉर्मेशन को हमने देखा था। व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो डाटा इज ए रॉ नंबर एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी हम लोगों ने देखा था। डिसएडवांटेजेस भी आपको मैंने बताए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 फंक्शन कंप्यूटर के, डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर के क्या 5 फंक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिए थे। फिर एक आपको जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आपको बताया था, कैसे इनपुट होता है और आउटपुट कैसे जाता है। यहाँ पर हम लोगों को सीपीयू के 2 पार्ट के बारे में भी पता चला था। फिर हम लोगों ने देखा था इनपुट आउटपुट यूनिट, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी फंक्शन। मेमोरी कैसे काम कर रहा है वो भी मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था। अगर आपको कोई डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला बिट बाइट मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी, जीबी, टीबी, पीटीबी, ठीक है, पीबी, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इन सभी की यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में रैम रोम के फंक्शन के बारे में। रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, लेकिन दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। रोम जब सिस्टम स्टार्ट होता है तब अपना काम करता है, रैम सिस्टम स्टार्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मेमोरी में लोड करता है। Secondary storage device, suppose if you want to store your data permanently for future use, then you have to use secondary storage. That is first secondary storage में हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप, जो कि एक ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है जो परमानेंटली आपके डाटा को स्टोर करता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर पाता है। फिर हम लोगों ने देखा था हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क के टाइप्स के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, फिर आउटपुट डिवाइसेस हम लोगों ने देखी थी। फिर मोबाइल सिस्टम डिवाइसेस के बारे में देखा था, है ना। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक कॉल अगर आप अपने सिस्टम से करते हैं या कैसे डाटा ट्रांसफ़र आपका अनदर मोबाइल पे होता है वो मैंने आपको बताया था। इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें ये कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसके अंदर पहला जो टाइप था आपका डिस्प्ले। टच स्क्रीन कितने टाइप की होती है वो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, TFT, IPS, रजिस्टिव, कैपेसिटिव डिस्प्ले और OLED डिस्प्ले। तो TFT डिस्प्ले भी मैंने आपको डिफाइन किया था, IPS डिस्प्ले कैसे काम करता है, रजिस्टिव डिस्प्ले और OLED के बारे में। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक था वो था स्मार्टफोन बैटरीज एंड देयर टाइप। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर स्मार्टफोन की बैटरी, डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज आ गई हैं आजकल। स्मार्टफोन जो है डिफरेंट टाइप की बैटरीज के साथ में आज रन हो रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिथियम पॉलीमर बैटरीज क्या होती है। तो ये मोस्ट एडवांस बैटरी होती है जो आज के समय में मार्केट में यूज़ हो रही है। लिथियम पॉलीमर, पॉलीमर दैट मीन्स यहाँ पर जब किसी बैटरी को अपन ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो पॉलीमर के फॉर्म में अपना जितना भी लिथियम केमिकल है उसको रखता है। जिससे क्या इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि ये साइज़ में बहुत कम रहता है, लाइट वेट रहता है और इसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहती है। 2 से 3 ईयर की इसकी लाइफ रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ में मोस्ट एडवांस बैटरी मार्केट में अवेलेबल है और ये प्लास्टिक की बनी होती है इंस्टीड ऑफ मेटल। मेटल की बजाय ये प्लास्टिक की होती है बिकॉज ऑफ लाइट वेट, है ना। इसका लाइट वेट रहता है ताकि आपका फ़ोन जो है वो लाइट वेट रहे, विच मेक्स यूजेबल स्मार्टफोन ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप के स्मार्टफोन में इसका यूज़ हो जाता है। लिथियम पॉलीमर बैटरी जो है वो इसका मेमोरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और 40% मोर बैटरी लाइफ रहती है दूसरी बैटरीज के मुकाबले। इसको यूज़ करने का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इज लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी एडवांस एंड अलाउ फॉर हाई चार्ज कैपेसिटी बेस्ड ऑन साइज एंड वेट फॉर ऑफ द बैटरी। However, these are slightly expensive. These lithium ion batteries will not remember the charging cycle and as a result the battery capacity will not be reduced. अब यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान से समझिए।
कि जैसे लिथियम पॉलीमर बैटरीज में क्या होता है कि हम लोग बैटरी का जो परफॉर्मेंस है या उसका जो ग्राफ है, कब फुल चार्ज थी और वो कब पूरी तरह से डिस्चार्ज हुई, ये ग्राफ क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड होता जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज जो है वो अपने चार्जिंग साइकिल को रिमेंबर नहीं रखती है। तो उससे क्या होता है कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा लोड जो हमने उस पर दे रखा था कि भैया तुम जो काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड भी करो, तो वो रिकॉर्डिंग वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज में नहीं है। इसके कारण इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इसके बाद एक बैटरी के बारे में हम बात करेंगे, निकल कैडमियम। ये निकल और कैडमियम दोनों ही एलिमेंट्स हैं, दोनों ही आपके मेटल्स हैं। इन दोनों मेटल्स से बनी हुई बैटरी है। दीज आर द सेल दैट सफ़र फ्रॉम मेमोरी इफेक्ट, एंड मेमोरी इफेक्ट विल रिजल्ट रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ बैटरी एंड इट्स लाइफ स्पेन एज वेल। यहाँ पर मेमोरी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सपोज जैसे मेमोरी पे अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो ये बैटरी का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, और मेमोरी पे अगर आपने लोड कम किया तो इसका कंजप्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल कैडमियम बैटरी जो है वो लोड पे, मेमोरी लोड के अकॉर्डिंग अपना पावर जो है सप्लाई करती है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है और लाइफ भी इसकी कम हो जाती है। सपोज अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर मोबाइल में ऑन करके देख रखे हैं तो यहाँ पर ये बैटरी का जो बैकग्राउंड यूजेज होता है वो बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है निकल मेटल हाइब्रिड बैटरीज। यहाँ पर निकल कैडमियम के साथ में कुछ और मेटल्स का भी यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है यहाँ पर कि बैटरी जो है सेम साइज़ की रहती है, लेकिन इससे 30 to 40% उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जनरली बैटरी का जो साइज़ होता है वो हम लोग mAh, इसकी यूनिट है, mAh में मेज़र करेंगे, माइक्रो एम्पियर। तो बैटरीज जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इनके अंदर जो है उसकी कैपेसिटी mAh की मदद से देख सकते हैं। कुछ बैटरीज के बैक पे आप देखेंगे, इसके पेपर को पढ़ेंगे ध्यान से, तो वहाँ पर आपको 2000 mAh की बैटरी, 4000 mAh की बैटरी, 6000 mAh की बैटरी, है ना। मोबाइल फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस में भी ये चीज़ लिखी हुई होती है। तो यहाँ से आप उसकी कैपेसिटी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा mAh होंगे उतनी बैटरी की लाइफ, बोल सकते हैं बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा mAh होगा उतना ही बैटरी का जो वेट है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो ज़्यादा mAh की बैटरी होती है उनके वेट ज़्यादा होते हैं, कम mAh की बैटरी में वेट जो है एज कंपेरिजन स्लाइटली थोड़े से कम होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसको देखने पर हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कौन किसके साथ में अटैच है और कौन क्या काम करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं RF ट्रांससीवर। RF ट्रांससीवर दैट मीन्स ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांससीवर है। ये टावर से जो सिग्नल आता है, टावर से जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज आती है उन्हें रिसीव करता है। और यहाँ पर एक जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड दैट मीन्स सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो जो भी हमारे सिग्नल जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के जो सिग्नल है, अगर हमें एक्सेस करना है तो उसकी सिम कार्ड हमारे मोबाइल में होनी चाहिए। ये सिम कार्ड हमारी एक आइडेंटिटी है, इसके थ्रू हम लोग उस सिग्नल को एक्सेस कर पाएंगे, उस रेडियो सिग्नल को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम किसी और सिम का, सपोज हमारे पास आइडिया का अगर सिम है और हम जियो का नेटवर्क एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो मैच नहीं हो पाएगी और हम उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है सिम कार्ड जिस कंपनी का होगा उसी कंपनी के रेडियो सिग्नल आप रिसीव कर पाएंगे। तो ये एक तरह से ये वाला जो ब्लॉक है ये ऑथेंटिकेशन का ब्लॉक हो गया। ये आपको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ आप इस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद में डिस्प्ले यूनिट में मैंने आपको बताया कि आजकल जो डिस्प्ले यूनिट आ रहे हैं उसमें टच इंटरफेस आ रहा है, जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर आप इनपुट भी दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड की मदद से इनपुट भी दे सकते हैं और आपको वापस से वहाँ पर आउटपुट भी उसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट फिर अगेन किससे कनेक्टेड है, CPU से। CPU के यहाँ पर देखिए दो पार्ट है ना, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा आता है GPU, और यहाँ पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी होता है। ये क्या काम करता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि GPU, मोबाइल में GPU इतना है, मोबाइल में 618 GPU है, 583 GPU है, एड्रीनो का ये वाला जो है इसमें GPU लगा हुआ है। तो ये GPU जो होता है, जैसे CPU के अंदर क्या होता है कि आपका ALU और CU होता है ना, इसके पहले हम लोगों ने देखा था। और इसमें मोबाइल प्रोसेसर में होते हैं APU और GPU।
और यहाँ पर एक तीसरा पार्ट भी होता है एपीयू जीपीयू के बाद में हम देखेंगे इस ब्लॉक में एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर भी होता है जो आपके सिर्फ कॉलिंग के लिए काम करता है। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ इस सीपीयू के जो पार्ट्स हैं कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या करता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करता है और आपका जो भी कॉलिंग वाला जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सारा काम ये करता है। इसके बाद में सपोज जैसे कैमरा यूनिट है, कैमरा यूनिट में पिक्चर को क्लिक करना, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेव करना, वो काम आपका एपीयू और जीपीयू करता है। स्टोरेज करने का काम, गेमिंग अगर आप कुछ कर रहे हैं तो गेमिंग में भी ये जीपीयू वर्क करता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई हेवी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं जो ग्राफिक्स हाईली ग्राफिक्स वाला है, पबजी गेम अगर आप खेल रहे हैं तो ये जीपीयू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वो गेम की परफॉर्मेंस कैसी देना है। इसीलिए किसी भी मोबाइल के अंदर प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कंपनी जो होती है वो बाद में आती है, सबसे पहले प्रोसेसर को आपको उसे प्रोसेसर देखना पड़ेगा, इसका प्रोसेसर कैसा है। सपोज अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, आपने एप्पल कंपनी को देख करके उस फ़ोन को परचेस किया, लेकिन अगर उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो वो फ़ोन आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। प्रोसेसर जो है वो सभी कामों के लिए रहता है, कैमरा कितना भी अच्छा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेसर अगर आपका कमज़ोर है, प्रोसेसर वीक है, तो आपका मोबाइल बिल्कुल ज़ीरो है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हमेशा एक मैं रिकमेंड करूँगा कि एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर हो, वही आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। फिर आता है स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज, 128 GB स्टोरेज वाले फ़ोन, 512 वाले स्टोरेज वाले फ़ोन। तो ये सभी स्टोरेज काम कौन करता है, ये सभी जीपीयू सीपीयू से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो है ये स्टोरेज का काम करेगा। इसके बाद में ये जो वाला जो ब्लॉक है ये बैटरी कंपार्टमेंट को शो करता है। तो बैटरी का जो पावर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर बैटरी के साथ में कुछ आईसीज भी लगी होती है। इसीलिए आजकल आप देखिएगा कि जो बैटरी है अगर हम उसे चार्ज पर लगाकर छोड़ देते हैं तो बैटरी के अंदर एक ऐसा आईसी मैकेनिज्म होता है जिससे कि जब भी वो फुल होती है तो वो पावर लेना बंद कर देती है, चार्जर से पावर लेना बंद कर देती है। तो इससे आपका एक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि हाँ, रात भर हमने चार्ज पे बैटरी को लगाया तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो गया। किस टाइप से पावर मैनेजमेंट सेक्शन में क्या होता है कि जो बैटरी की चार्जिंग है वो किस टाइप से आपको इसमें जो भी आप प्रोग्राम में ऑपरेशन मोबाइल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर किस ऑपरेशन को कितनी बैटरी चाहिएगी उसको मैनेज करता है यहाँ पावर मैनेजमेंट। बैकग्राउंड पे अगर कोई प्रोग्राम है वो बैटरी यूज़ कर रहा है तो उसको कितना देना है ना। फ्रंट में अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको कितनी बैटरी देना है, वो सारी चीज़ें ये आपका पावर मैनेजमेंट सेक्शन यूज़ देखता है। यानी टोटल ओवरऑल बैटरी की जो परफॉर्मेंस है डिपेंड ऑन पावर मैनेजमेंट ब्लॉक। फिर इसके बाद में यहाँ पर कोडेक फंक्शन है। कोडेक फंक्शन में एडीसी और डीएसी, एडीसी और डीएसी ये फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये वाला जो सेक्शन है ये है आपका मॉडेम सेक्शन। ने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जो भी इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट जो आप यहाँ पर चलाते हैं वो इंटरनेट बाय द हेल्प ऑफ मॉडेम चलता है, ठीक है। तो मॉडेम का फंक्शन होता है कि एनालॉग सिग्नल जो आता है टेलीफोन लाइन के थ्रू या आईएसपी के थ्रू, उस सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके वापस उसको बाहर भेजना। मोबाइल में अगर सिग्नल आ रहा है तो एनालॉग से डिजिटल, और डिजिटल मोबाइल से अगर कोई सिग्नल बाहर जा रहा है, कोई डाटा जा रहा है तो डिजिटल से एनालॉग। तो ये काम किसका रहेगा, इस वाले यूनिट का रहेगा, ठीक है। इसे यहाँ पर हम मॉडेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे वही फंक्शन रैम और रोम। रैम रोम फंक्शन जो है मेमोरी फंक्शन, ये भी सीपीयू से अटैच है। रोम के अंदर मोबाइल के परमानेंट सॉफ्टवेयर स्टोर हैं जस्ट लाइक मोबाइल कंपनी नेम, और अदर जो असेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी इसके अंदर स्टोर रहते हैं। और रैम जो है ये वाला पार्ट, ये हमारे जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं उन्हें स्टोर करके रखता है। तो आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको आरएफ ट्रांससीवर देख लिया, बता दिया है। सिम कार्ड के बारे में आपको बताया, बैटरी पैक के बारे में हम लोगों ने बताया है, बैटरी मैनेजमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे टच इंटरफेस क्या करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या करेगा, कोडेक क्या करेगा। कोडेक में देखिए ये एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मोबाइल डिवाइस,
फ़ोन मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही, रैम रोम। तो रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, जब भी आप मोबाइल फ़ोन में प्रोग्राम से एग्जिट होते हैं तो ये जो रैम है इसके अंदर का डाटा जो है वो सब क्लीन हो जाता है। रैम जितना फ्री होगा मोबाइल के अंदर उतना ही मोबाइल का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। सपोज़ अगर आपने एक हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर वाला मोबाइल फ़ोन तो ले लिया, लेकिन अगर आपका रैम मैनेजमेंट सही नहीं है या आपने बहुत सारे रैम को अगर फ्री नहीं रखा हुआ है, बहुत सारे ऐप्स आपने डाउनलोड किए हैं जो बैकग्राउंड पे रैम को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, मोबाइल में लैगिंग आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। इसके बाद कैमरा यूनिट के अंदर जनरली लेंस होता है। लेंस में एक सेंसर होता है जो बाहर की जो भी लाइट होती है तो उस ऑब्जेक्ट की लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, सेंसर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी इमेज क्वालिटी होगी। इसके अलावा एक फैक्टर पिक्सल्स का भी रहता है जो कैमरे की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। फिर एक्सटर्नल स्टोरेज, कुछ मोबाइल फ़ोन में एक्सटर्नल स्टोरेज की फैसिलिटी है कि जैसे इंटरनल स्टोरेज जो है अगर आपको कम लगता है तो आप एक्सटर्नली माइक्रो SD कार्ड लगा करके मोबाइल में डाटा सेव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। अभी इसका कुछ पार्ट और बचा हुआ है जो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। नमस्कार।